क्या इतिहास वाकई खुद को दोहराता है? आज हम एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं जो आज की दुनिया को सीधे 175 साल पहले लिखी गई एक किताब से जोड़ता है। आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 40%। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के हिसाब से ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि भारत की कुल संपत्ति का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है। ये दिखाता है कि हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी गहरी होती जा रही है। और अगर इसे और जूम आउट करके देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देश की 65% दौलत पर टॉप के सिर्फ 10% लोगों का कब्जा है और वहीं नीचे की आधी आबादी यानी 50% लोगों के हिस्से में आता है सिर्फ 6.4%। ये असंतुलन वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये जो हम आज देख रहे हैं ये कोई नई कहानी है ही नहीं? क्या हो अगर किसी ने बहुत बहुत पहले ही इस सब के बारे में हमें आगाह कर दिया था? तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1848 और किताब थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसे लिखा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने, और ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक ऐसा दस्तावेज था जिसने दुनिया भर में सोच की एक नई लहर पैदा कर दी। मैनिफेस्टो की शुरुआत ही इस जोरदार लाइन से होती है। मार्क्स का कहना था कि इतिहास को राजाओं, रानियों या लड़ाइयों की कहानी की तरह मत देखो, बल्कि इसे मालिकों और मजदूरों के बीच यानी शोषक और शोषित के बीच लगातार चल रहे एक आर्थिक संघर्ष की तरह देखो। और मार्क्स के लिए यही संघर्ष, यही वर्ग संघर्ष इतिहास को आगे बढ़ाने वाला असली इंजन था। एक ऐसी लड़ाई जो दो मुख्य वर्गों के बीच हमेशा से चलती आ रही है। तो ये दो वर्ग थे कौन? एक तरफ थे बुर्जुआ, मतलब वो मालिक जिनके पास फैक्ट्रीज, जमीन और पैसा यानी प्रोडक्शन के सारे साधन थे, और दूसरी तरफ थे सर्वहारा यानी मजदूर, जिनके पास अपनी मेहनत और अपना श्रम बेचने के सिवा और कुछ भी नहीं था। मार्क्स के हिसाब से ये कोई नई चीज नहीं थी, बस समय के साथ इस संघर्ष का रूप बदलता गया। जैसे दास समाज में ये लड़ाई स्वामी और दास के बीच थी, सामंती समाज में जमींदार और किसान के बीच, और पूंजीवादी समाज में यही लड़ाई बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच हो गई। पैटर्न हमेशा वही रहा। और इसी पूरे विश्लेषण से निकला मैनिफेस्टो का वो सबसे मशहूर और ताकतवर नारा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट होकर इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक खुला आह्वान था। तो चलिए अब वापस आज के दौर में लौटते हैं। सवाल ये है कि क्या मार्क्स की ये 125 साल पुरानी बातें आज की दुनिया में भी कोई मायने रखती हैं? क्या हमें 1848 की वो गूंज आज सुनाई देती है? देखिए, मार्क्स का मानना था कि असली बदलाव की शुरुआत वर्ग चेतना से होती है। ये वो पल होता है, वो आहा मोमेंट, जब मजदूरों को ये एहसास होता है कि उनकी परेशानी अकेले की नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम का नतीजा है जिसमें उनके और मालिकों के हित एक दूसरे से टकराते हैं। मार्क्स ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जुआ अपने मुनाफे के लिए पूरी दुनिया को एक बाजार में बदल देगा। वो अपने फायदे के लिए एक ऐसी ग्लोबल दुनिया बनाएगा जो बिल्कुल उसकी अपनी छवि जैसी हो। और जब हम आज 2026 के ग्लोबल आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये तस्वीर कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लगती है ना? दुनिया के टॉप 0.001% लोगों के पास कुल संपत्ति का 6.1% है, और वहीं दुनिया की आधी आबादी के पास सिर्फ 2%। ये तस्वीर मार्क्स की उस भविष्यवाणी से खतरनाक रूप से मिलती जुलती है। ये समानताएं तो वाकई चौंकाने वाली हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। मार्क्स ने जिस मजदूर क्रांति की भविष्यवाणी की थी वो उस तरह से क्यों नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी? शायद एक बड़े मिडिल क्लास के उभरने से, या शायद पूंजीवाद ने खुद को सुधार कर बचा लिया। कारण बहुत हो सकते हैं, पर ये मार्क्स के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी पहेली है। और यहीं पर आके ये विश्लेषण हमें अपने सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है। समाज में असली टिकाऊ बदलाव आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ नए विचारों से, सोच बदलने से आ जाता है, या फिर इसके लिए उत्पादन के तरीकों और शक्ति के पूरे ढांचे को ही बदलना जरूरी है? ये वो सवाल है जो मार्क्स ने छेड़ा था और जो आज भी उतना ही या शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है।